वेलकम टू द बजट 2024 कवरेज बाय भारत कवरेज। हमारे साथ आज काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो शो में आ रहे हैं। पर हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूं और मैं कहां से आपकी सेवा कर सकता हूं आज उसके बारे में बताता हूं। मेरा नाम नितिन माथुर है। मैं टवागा एडवाइजरी करके एक कंपनी रन करता हूं। हम लोग निवेश में मदद करते हैं लोगों की स्टॉक मार्केट में। जहां भी उनको एडवाइस चाहिए होती है वहां पे हम लोग एडवाइस करते हैं। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आप बाकी चैनल्स पे जो देखते हैं वैसा कुछ नहीं है। हम लोग की इधर से जो भी एडवाइस जाती है वो सेबी के द्वारा हम लोग को लाइसेंस है जिसके थ्रू ही हम ऑपरेट करते हैं। और तो आज हम आपके साथ में बजट का थोड़ा सा डाइसेक्शन करेंगे। हमारे साथ अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग तरीके से अपना एक आउटलुक देंगे, अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे कि कहाँ पे उनको बजट में कुछ अच्छा बुरा लगा, कहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करी। तो आज सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चालू करेंगे जो कि हमारा साथ है हमारे मित्र अनुज लोहिया जी कोटा से। ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने काफ़ी टैक्सेशन में काफ़ी साल प्रैक्टिस करी है और उसके बाद आज हमें ये बताएंगे कि हमें टैक्सेशन में जो चेंजेस आए हैं उसको हम कैसे रीड करें। तो अनुज जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक्स अ लॉट थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। आज आपका भी काफ़ी बिजी दिन होगा, बट हमें लगा कि हम थोड़ा सा आपसे फटाफट से एक बार समझ लेते हैं कि जी क्या क्या हुआ है बजट में और कहाँ पे हम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करें और क्या हिट्स एंड मिसेस हैं, है ना, और उसके हिसाब से कैसे अपना पोजीशन करें अपने सारे, है ना, फाइनेंसेस को। वेल, थैंक यू सो मच। मैं पूरी भारत कवरेज की टीम का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस इवेंट में इनवाइट करा। आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम, ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ पैनलिस्ट राइट हियर ऑन द शो टुडे। देखिए, आज बजट का बहुत इंपॉर्टेंट दिन था और सुबह से ही हम सबकी नजरें जो है बहुत सारे नए नए अपडेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर हर एक मिनट में, मतलब वी वर जस्ट थिंकिंग कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या होगी, अब क्या होने वाला है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक जो मिडिल मैन है वो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है और जो पूरे साल बजट से पहले उसको जो वेट रहता है वो इनकम टैक्स स्लैब्स का रहता है। और हम सब जानते हैं कि बजट से पहले जहां पर भी हम किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर विजिट करते हैं और जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब यही बातें कर रहे होते हैं कि यार इस बजट में हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए क्या परसा जाएगा। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी जो पूरी स्ट्रांग मिनिस्ट्री है जो कि पूरे बजट को इम्प्लीमेंट करती है और रिफाइन करके हम तक पहुंचाती है। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई और एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज हुई जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी इस बजट में। इससे मोर देन आई एम श्योर 4 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉइज प्लस पेंशनर्स बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट होगा। देयर हैज बीन सर्टेन चेंजेस इन द टैक्स स्लैब्स व्हिच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। उससे हमारे को चेंजेस आए हैं टैक्स स्लैब में। और मेरा मानना है कि इस बजट में जो सैलरीड एम्प्लॉय है जो हमेशा इस चीज के लिए नाखुश रहते हैं कि यार हमको कुछ नहीं मिला है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से टैक्स सेविंग्स कर लेते हैं, वो टैक्स स्लैब में नीचे चले जाते हैं। एग्रीकल्चर जो इनकम जिनके पास इनफ्लो होती है वो हमेशा टैक्स से बच जाते हैं और हमेशा हम लोग 30% जो लार्जेस्ट टैक्स स्लैब में वहां चले जाते हैं और हमको कभी भी उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैडम ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने प्रेजेंट करी और बजट में बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो थी सैलरीड एम्प्लॉइज को डेफिनेटली यहाँ से एक बहुत हेल्प मिलने वाली है। कुछ चीजें जो मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा जो कि हम बेसिक हाइलाइट्स, पूरी हमारी इन डेप्थ रीडिंग तो नहीं हो पाई है क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत बड़ा बजट था, बट बेसिक चीजें जो हम निकाल कर ला पाए। अनुज जी, खास खास चीजें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है, बट आपको यस खास यस खास चीजें आपने क्या पिक करी तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और थोड़ा सर। सा एक तो ओल्ड न्यू रेजीम का भी कंपैरिजन हमको बताइएगा। हाँ, ओके, राइट सर, राइट सर। बेसिकली ओल्ड से न्यू रिजीम में हम जो देख पा रहे हैं तो मोटा मोटा हमको जो ओल्ड और न्यू रिजीम में एक मिडिल क्लास जो फैमिली है उसको अप्रोक्सीमेटली सर 20,000 के अप्रोक्स का बेनिफिट मिलेगा विद इन द टैक्स रिजीम दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ओल्ड एंड न्यू में सर। दूसरी चीज ये है कि सर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 के था वो 75,000 कर दिया, 50,000 से 75,000 कर दिया। तो 25,000 रुपए का एक एक्स्ट्रा सर स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो हम जिसका बेनिफिट ले पाएंगे। एक सर फैमिली पेंशन का जो एग्जम्पशन है वो जो सर पहले 15,000 था वो बढ़ाकर 25,000 कर दिया। तो ये कुछ सर बेसिक हाइलाइट्स हैं विच आर रियली गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस। और मेरे हिसाब से
जो नया सर इन्होंने जो सैलरी का और जो फॉर एग्जांपल इन्होंने जो पूरा स्लैब डिजाइन कराया, उससे आई एम श्योर कि हर एक मिडिल मैन को, हर एक सैलरीड एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। जो हमेशा कंप्लेन्स रहती हैं, उन कंप्लेन्स को सर 100% मिनिस्ट्री ने ट्राई करा है कि उसको कर्व करें और कहीं ना कहीं कुछ एक सुझाव और एक निवारण निकले सर उन चीजों का। अनुज जी, इसमें अब एक बात बताइए आप कि थोड़ा सा Yes, sir. जो टैक्सेशन, ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का भी एक ना Yes, sir. एलिमेंट आता है। अब आज की तारीख जी में सर। जैसा कि हमारे फाइनेंस सर्वे में भी था कि 20% से ऊपर हाउस होल्ड सेविंग्स आपकी स्टॉक मार्केट में जा रही है, तो विच मीन्स कि हर कॉमन आदमी भी इस तरह की है ना इन्वेस्टमेंट्स आज कर रहा है। तो उसके लिए क्या सर इम्पैक्ट आज है, हम यस सीरियस होना चाहिए वो, और वो क्या क्या उसको अपनी सेविंग्स को है ना वापस से फिक्स डिपॉजिट की साइड पे सोचना चाहिए, या फिर ये एक लॉन्ग टर्म में है ना कुछ राउंडिंग ऑफ एरर है जो कि हमें कवर करनी चाहिए? सर मैं जब बजट का अनाउंसमेंट चल रहा था और जैसे ही एसटीजी की बात आई और एलटीसीजी के अनाउंसमेंट हुआ और जैसे ही हम रेट इंक्रीज का सुन पाए, तो हम सब अपने पोर्टफोलियो को या हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को मैच कर रहे थे। तो हम देख पा रहे थे कि बिल्कुल एक ब्लड बाथ सर चल रही थी स्टॉक मार्केट में, सब चीजें रेड रेड के आसपास आ चुकी थी। रीजन बीइंग सर क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हम सब जानते हैं। किसी भी एक छोटी न्यूज से मार्केट कभी भी बूस्ट कर जाता है और कभी भी स्लाइड डाउन कर जाता है सर। तो सर डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं कि सर हर मतलब मैं 2 महीने पहले कहीं पर रीड कर रहा था सर्वे, तो द नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली एंड यस हाउस होल्ड सेविंग्स जो अब एक नए मोड पर जा रही है, वो सर कहीं ना कहीं इक्विटीज में जा रही है। तो थोड़ा सा मेरा पर्सनल आउटलुक ये था कि थोड़ा सा हार्श डिसीजन था टू इंक्रीज एसटीसीजी एंड एलटीसीजी। आप डेरिवेटिव सेगमेंट्स और ऑप्शंस जो कि हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि सेबी बहुत ट्राई कर रही है और कर्व कर रही है, उनको लग रहा है कि लोग बहुत गैम्बलिंग कर रहे हैं। बेसिकली पीपल फॉर द शॉर्ट टर्म मोटिव्स आर एंटरिंग इनटू द मार्केट फॉर द ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट्स, बट हो क्या रहा है कि प्रॉफिट्स की जगह वो अपनी हाउस होल्ड सेविंग्स को गवा रहे हैं। बट आई थिंक कि एसटीसीजी को अगर थोड़ा सा यही रखते या इसको इतना ज्यादा बढ़ाने की जगह थोड़ा सा स्लाइटली कम बढ़ाते, तो थोड़े मार्केट सेंटिमेंट्स डिफरेंट होते। हालांकि वापस हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने रीगेन कर लिया, रीबूम कर लिया और थोड़ा वापस हम हमारे पोर्टफोलियोज में ग्रीन सिग्नल्स देख पा रहे हैं रेड की जगह। तो ये इसमें आप अनुज जी, जो लोग अपना एसआईपी कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है, जिनका इन्वेस्टमेंट्स चल रहा है नॉर्मली, जो है ना फ्यूचर्स ऑप्शंस में उसमें स्पेकुलेशन नहीं करते हैं और जो अपना सिंपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उन लोग के लिए आपकी क्या सलाह है बजट के बाद? आज एक लाइन में अगर हम उसको समराइज करें तो। सर मैं तो हमेशा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे मिलने वाले रिश्तेदार दोस्त हैं, मैं उनको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि SIPs आर द सेफेस्ट वे टू कंपाउंड योर मनी। आप हमेशा SIPs करें, अर्ली एज से करें। मैं हमेशा सर इस चीज के लिए बहुत पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहता हूँ। हमेशा मैं मेरे क्लाइंट्स को, मेरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ बहुत एक उस औहदे से देखते हैं कि वी विल टेक सम फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम देम, हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि स्पेक्यूलेशन किसी भी तरह का मार्केट में बहुत डेंजरस है, बट SIPs आर द सेफेस्ट इजीएस्ट वे टू कंपाउंड योर मनी। और फिर भी आपको लगता है कि SIPs की सर हमको डायरेक्ट स्टॉक्स में भी जाना चाहिए, कहीं हम फोमो का शिकार हो जाते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस, आई हैव सीन सो मेनी फ्रेंड्स दीस डेज, सो मेनी रिलेटिव्स, सो मेनी क्लाइंट्स, कि उनका जो सारा सर FDs और बैंकिंग सेक्टर से रुझान था वो सारा शिफ्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स की तरफ, और वो पूछते हैं कि सर हम कौन से स्टॉक्स को, कौन सी इक्विटीज को बाय करें। मैं हमेशा उनको पर्सनल एडवाइस ये देता हूँ कि यू शुड गो फॉर SIP, और एक SWP भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जो शायद हमारे जो सर है माथुर सर बहुत बढ़िया तरीके से बेटर एक्सप्लेन करेंगे, बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जहां पर मनी बहुत बढ़िया तरीके से आपकी कंपाउंड हो रही है। जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं जो कि 24/7 स्क्रीन पर हैं, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को बहुत बढ़िया से स्टडी करते, दे आर मेकिंग श्योर दैट आवर मनी रीचेस द राइट हैंड इन द राइट पॉलिसीज। तो माय एडवाइस टू ऑल द यंग इन्वेस्टर्स, स्पेशली द यंग इन्वेस्टर्स, क्योंकि जो डीमैट अकाउंट्स का काउंट है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है सर। every month more than 10 lakhs डीमैट accounts are getting opened in the country। और पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज सभी हमारे भारत कवरेज के दर्शकों को हम इस यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि किसी भी तरह का स्पेक्यूलेशन, डेरिवेटिव्स और ऑप्शन से आप अपने आप को दूर रखिए। बी अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट इफ यू रियली वांट योर मनी टू ग्रो, योर प्रिंसिपल टू मल्टीप्लाई। कोशिश यही करें कि आप एक अच्छे SIPs चालू करें,
डायरेक्ट एंट्री इनटू द स्टॉक भी करनी है तो बढ़िया से स्टडीज करें मार्केट की, उसके बाद में ही किसी भी तरह का डिसीजन ले। किसी भी तरह की FOMO बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है सर आजकल यंगस्टर्स में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो के चक्कर में कहीं पर कोई गलत निवेश ना कर दे जिससे आपकी मूल पूंजी भी खतरे में आ जाए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों से दिन रात मेहनत करके हमारा हार्ड अर्न कैपिटल होता है, उसको हम किसी भी तरह से ना खोएं। दिस इज माय एडवाइस टू ऑल द यंग जनरेशन, टू ऑल द सैलरीड एम्प्लॉयज, टू ऑल द रॉक स्टार्स ऑफ द इकोनॉमी सर। अनुज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके लिए बहुत बिजी दिन होगा, हमने आपको थैंक थोड़ा यू, काफी समय लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू माथुर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू भारत कवरेज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ शेयरिंग माय व्यूज राइट हियर। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड। आज अगले इस सेशन में हम अपने गेस्ट स्पीकर से ईवी इंडस्ट्री के बारे में, जो स्टॉप्स आए हैं, जो जो इंसेंटिव्स आए हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं वसुधा माधवन। वसुधा एक ईवी एक्सपर्ट हैं। क्लीन टेक में, ईवी में उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। 20 साल से ऊपर का इनका बैंकिंग एक्सपीरियंस है और अभी काफ़ी सारी कंपनीज के साथ इन्वॉल्व हैं जहाँ पे उनको ईवी साइड पे हेल्प कर रही है। वसुधा, स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू नितिन। तो वसुधा, हम पहले बजट का समझें, उसके पहले थोड़ा सा हमें है ना एक बैकग्राउंड दीजिए कि ईवी इंडस्ट्री या क्लीन टेक इंडस्ट्री की का क्या बैकग्राउंड है और गवर्नमेंट से मोस्टली क्या डिमांड रही है इंडस्ट्री की, क्या एक्सपेक्टेशन रही है। उसके बाद हम स्पेसिफिक पे आएंगे कि इस बजट ने क्या डिलीवर किया है। बट क्या क्या एक्सपेक्टेशन है किसी भी इंडस्ट्री की, ईवी में कोई भी कंपनी अगर ऑपरेट कर रही है आज, तो उसकी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस थी? श्योर, थैंक यू नितिन। नहीं, हमारा बेसिकली ईवीज जो है पिछले कुछ 3 साल में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। उसी उनका स्टार्टिंग का टाइम भी वही था। सो अराउंड 2020-2021 में से 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की सेल्स बढ़ गई हैं। तो इसलिए ईवीज का अभी एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग सेक्टर आता जा रहा है और उस हिसाब से कस्टमर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यार, और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ईवीज और पुराने और अपने ट्रेडिशनल व्हीकल्स में कि हर ईवी के अंदर एक बैटरी पैक होता है, जिस बैटरी पैक में हम एनर्जी स्टोर करते हैं और वो एनर्जी हमें एनर्जी बहुत चीप मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से वो एनर्जी हम स्टोर करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम है हमारे देश में और ग्लोबली, तो उसका रेट कम है, लेकिन जो स्टोरेज डिवाइस जो है बैटरी पैक, उसका जो है दाम ज्यादा है। तो उसकी वजह से जो है एक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन आइस एंड ईवी व्हीकल्स। तो आइस में जो है आपको जब चाहिए आप पेट्रोल भराते हैं, आप उसको स्टोर नहीं करते अपनी गाड़ी में, राइट। सो इसलिए जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कम होते हैं, व्हाटएवर इट इज, वो आपके मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाता है। जबकि आप जब ईवी खरीदते हैं तो आपने एक अपफ्रंट खर्चा करना होता है जो कैपेक्स की तरह हो जाता है, तो ऑपेक्स को कैपेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से ईवी का दाम बढ़ जाता है। तो नाउ आप अगर देखें तो 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स या कार्स में भी देखें तो 1.5 to 2x ऑफ द रेगुलर आइस की प्राइसिंग होती है ईवीज की। तो अगर 50 to 75,000 का स्कूटर है या मोटरसाइकिल है तो वो अभी आपको 1 लाख पे मिलेगा, राइट। 1 लाख या 1,50,000 के रेंज में आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। तो इसका यही रीजन है कि आपका ऑनगोइंग ऑपेक्स बहुत कम होता है और आपको अपफ्रंट बैटरी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। नाउ बैटरीज जो है आप इंडिया में हम नहीं बनाते। आज के डेट में हम सारे जो बैटरीज होते हैं लिथियम आयन बैटरीज, उसके सारे सेल्स हम चाइना से या कहीं कोरिया से, जापान से इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट करके हम उनकी बैटरी पैक्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो हम ग्लोबल मूवमेंट्स के प्राइस मूवमेंट्स के लिए हम उससे इम्पैक्ट हो जाते हैं और उसके वजह से हमें हमारी कई बार लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ती है क्योंकि हमें शिप करना पड़ता है हमारी कंपनीज को। तो ये सब मिला के जो है बैटरी का कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2015 से ही फेम सब्सिडी उन्होंने प्लान करी थी, जबकि उन्होंने ये सोचा था कि जब इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और जब ज़्यादा ईवीज आएंगे तो उसको थोड़ा सा शुरू में कुछ सालों के लिए हम डिस्काउंट दें। और इस डिस्काउंट का यही रीज़न है कि बैटरीज होती हैं और बैटरीज की वजह से ईवीज को बाई करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ये सब्सिडी जो है बहुत मीनिंगफुल रही है टू हेल्प इन ईवी अडॉप्शन और उसका काफ़ी प्रोग्रेस भी हुआ है। तो अभी 1 मिलियन के ऊपर 2 व्हीलर्स बिक गए हैं साल में और तो सारे कैटेगरीज में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में काफ़ी बढ़त हुई है ईवीज की। तो इसलिए हमें ये एक्सपेक्टेशन है इस बजट के से और बाकी भी पॉलिसी में से
कि ईवीज का ये सब्सिडी जो है, डिमांड सब्सिडी कंटिन्यू रहे थोड़े दिन और के लिए, और किसी तरीके से हम ये ईवी कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर पाए। ग्रेट वसुधा। तो ये जो अभी ड्यूटी कट्स हुए हैं कुछ मिनरल्स के इंपोर्ट में और सब में, वो आप नेट सोच रहे हैं कि ईवी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ताकि उसकी वो प्राइसिंग ठीक से है ना, सारे ईवी स्कूटर्स हो गए, ईवी व्हीकल्स हो गए, उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी है ना कट हो सके और आम आदमी है ना उस पर शिफ्ट कर सके रेगुलर आपके व्हीकल से ईवी वाले व्हीकल्स पे। हाँ जी, हाँ जी। इनफैक्ट इस बजट में ईवीज के बारे में ज्यादा मेंशन नहीं है, फेम सब्सिडी के बारे में मेंशन नहीं है जहाँ तक मैंने जितना देखा। पीएलआई स्कीम के बारे में भी उन्होंने बहुत सारा डिटेलिंग नहीं किया है। पीएलआई स्कीम वो दूसरा स्कीम है जो प्रोड्यूसर साइड जो कंपनीज बनाती हैं उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो इन्वेस्ट करने के बाद उनको कितनी बेनिफिट्स मिलेंगी एंड सो ऑन, सो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उस पर काफी प्रोग्रेस हुआ है पिछले सालों में। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ है कि पीएलआई स्कीम में आपको इतना देयर आर कैटेगरीज इन विच यू हैव टू इन्वेस्ट, तो वो 5 ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स आपको इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद जब आप सेल्स करेंगे तो आपको सेल्स उस फैक्ट्री में से जो सेल्स करेंगे तो उस पर आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो वो एक बहुत पॉजिटिव स्कीम रहा है। हाउएवर इन दोनों पे बहुत ज्यादा मैंने डिटेलिंग नहीं देखी इस बजट में। हाउएवर ये जो क्रिटिकल मिनरल प्लान जो है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, दैट आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो उससे हम बिल्कुल रूट कॉज पे जा रहे हैं, जो कि हम ईवीज पे सोचते हैं अगर, तो ईवीज के लिए हम लिथियम आयन बैटरीज का अगर हम अभी करंट सिचुएशन देखें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे कंट्री के अंदर या तो हम लिथियम की सोर्सेज डेवलप करें, या हम बाहर से अरेंज करें, या हम वो एबिलिटी बनाएं कि हम ये मिनरल्स को इंडिया में इंपोर्ट करके इनके साथ हम बैटरीज और सेल्स बनाएं, राइट। सो इसके लिए हमें एक बहुत ही जरूरी था कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हो जिससे हम जो कंपनीज हैं जो इस एरिया में काम कर रही हैं, या वो लिथियम इंपोर्ट कर सकें, या वो लिथियम को इंडिया के अंदर की जो बैटरीज हैं आज की डेट में उसको रिसाइकिल करके फिर से लिथियम आ सकता है तो उसको हम कर सकें। तो ये सारा जो क्रिटिकल मिनरल वाला जो प्लान है, आई थिंक वो एक की स्टेप है इस बजट में, जितना कि मैं समझ पाई हूँ। वो और कितना डिटेलिंग इसका समझना पड़ेगा, फाइन प्रिंट समझना पड़ेगा, बट ये एक इम्पोर्टेंट मेजर अनाउंस हुआ है। जी, थैंक्स वसुधा। वसुधा, ये आपका इसमें निर्मला मैम ने है ना कुछ न्यूक्लियर एनर्जी का डिस्कशन भी किया है, तो क्लीन एनर्जी के एस्पेक्ट से भी थोड़ा सा है ना हमें एजुकेट करिए कि क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट में, क्या स्पेसिफिकली ऐसा कुछ आया है, या फिर एक जो पासिंग रिमार्क्स था कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी पे इंडिया फोकस करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉबिंग भी न्यूक्लियर के अगेंस्ट काफ़ी हो रही है, वहाँ पे इंडिया ने अपना स्टांस काफ़ी क्लियर किया है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करेंगे। आज हमारी कंट्री की डिमांड एनर्जी है, जैसा कि आप ईवी में भी कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ उसमें आपका उस साइड से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है। तो एक ये न्यूक्लियर पे जो इंडिया का बहुत क्लियर स्टैंड है, वो क्लीन एनर्जी की साइड पे एक वेलकम इनिशिएटिव है, या उस पर आपके कुछ कंसर्न्स हैं, या उसके अराउंड जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो कैसे फर्क पड़ेंगे हम पे? आई थिंक एज वी डेवलप एज अ कंट्री, हमें सारे ही एनर्जी सोर्सेस को हमें टैप करना ही पड़ेगा, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है। तो हमारी जैसे जर्नी ज्यादा एक्सेलरेट हो रही है ग्रोथ कंट्री के हिसाब से। हमारे जीडीपी एस्टिमेट्स अभी वर्ल्ड में भी सबसे हाईएस्ट हैं जीडीपी फोरकास्ट। सो हमें सारे ही सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टैप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी सबसे बड़ी है, और हमें अगर अपनी जीडीपी बढ़ानी है तो हमें एनर्जी का डिमांड बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर हो या सोलर हो या विंड हो या हाइड्रो हो या इवन थर्मल हो, सभी जगह पे हमारी ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ हमें मैनेज करना है अपना नेट जीरो गोल। तो अभी हमें एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट होना होगा, जो एक साइड पे हम ग्रोथ भी कर रहे हैं, दूसरे साइड पे हमें नेट जीरो भी करना है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो सारे ही डेवलप्ड कंट्रीज ने के ऊपर कोई नेट जीरो का प्रेशर नहीं था। जब उनकी डेवलपमेंट जर्नीज चल रही थी तो उन पे कोई नेट जीरो का कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने अपना आराम से डेवलपमेंट किया, जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी यूज करी, और अभी हम यहाँ आ गए। सो हमारा अभी होगा कि हम सब यूज करें। ऑफ कोर्स ये जरूरी है कि हम जब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं, उसके बारे में हम जब डिस्कस करते हैं उसका स्ट्रेटेजी, तो उसमें रेस्पॉन्सिबली और सेफली हमें न्यूक्लियर एनर्जी यूज करना चाहिए। व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज फ्रॉम अ वेरी ओवरऑल लेवल, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट मुझे लगता है कि
हमें जो अनाउंस हुआ है आज की मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर विल बी थॉट अबाउट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, आई थिंक वी कैन डेफिनेटली इनोवेट। तो हमारे देश के अंदर इनोवेशन जरूर कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। फिर जैसे वो कितना लार्ज स्केल होगा, कितना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी वो बनेगा, वो बाद की बात है। बट कम से कम इसके ऊपर हमने एक वो अनाउंस किया है कि हम इस पे भी फोकस करेंगे, along with other things like solar, where the country has already been very assertive about that policy as well. So yeah. ग्रेट वसुधा जी, थैंक्स अ लॉट हमारे से बात करने के लिए। Yeah, thank you Nitin, thank you so much. Yeah, bye. नेक्स्ट हमारे साथ है डॉक्टर वसुधा। डॉक्टर वसुधा एजुकेशन फील्ड की एक्सपर्ट हैं, तो काफ़ी कुछ स्किल्स इम्प्रूवमेंट पे, जॉब जनरेशन पे, इंटर्नशिप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे डॉक्टर वसुधा से कि क्या क्या चीज़ें बजट में हुई है जिसके एक आम आदमी के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो डॉक्टर वसुधा, स्वागत है हमारा शो पे। थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। थैंक यू नितिन जी। अब हम स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दीजिए। बैकग्राउंड ये कि एजुकेशन सेक्टर की क्या क्या डिमांड थी गवर्नमेंट से और क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे थे अभी तक, जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि सरकार का सहयोग चाहिए, उसके बिना आपका ये काम होगा नहीं। देखिए, अगर देखा जाए मेरे लिए एज एन एजुकेशनिस्ट, हम जब छोटे थे और हम बड़े हुए, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सुना था। और पर किसी वजह से वो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो बंद हो गया था और उसके बाद बहुत सारे विश्वविद्यालय आए। सो नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा शुरू होना एक बहुत, मेरे लिए पर्सनल तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। अगर मैं बोलूं तो मेरे पास अभी मैंने कॉन्फ्रेंस ही अटेंड किया था, तो 1833 का एक न्यूज़ कवरेज था मैकिनले का, जिन्होंने ये बोला था, लॉर्ड मैकिनले ने, कि अगर हमको कंट्रोल में लेना है ब्रिटिशर्स को, तो अवर एजुकेशन सिस्टम शुड बी डिस्ट्रॉयड। एंड एक्चुअली उसके बाद जो भी कुछ हुआ, तो जो किसी भी देश को, किसी भी, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और ये मेरे लिए पर्सनली, प्रोफेशनली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा, इन्होंने इस बार स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करी है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी देखें, उसमें भी बहुत ज्यादा हमेशा एंटरप्रेन्योर स्किल्स और पेटेंट और रिसर्च हम लोग बहुत करते थे, बट बहुत सालों से हम बहुत पीछे थे। मतलब आप ये देखो कि कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी अभी कुछ भी कहिए, टॉप 100 में या टॉप 200 में बहुत कम है, एक दो हैं जो टॉप 10 में, तो कोई भी नहीं है। तो अगर हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करें, भाई एज एन एजुकेशनिस्ट मैं यही चाहूंगी, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। जैसे बजट में एक ये बहुत अच्छी चीज है कि बहुत सारे एजुकेशन लोन्स अप्रूव हुए हैं, कि ये फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, ई वाउचर्स हुए हैं। तो ये सब चीजें हमें एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ ही लेके जाती है। एंड 2030 में हमारा जो ये कहा जाता है कि 60% जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। तो अगर यूथ पॉपुलेशन को अगर हम ठीक से गाइड करेंगे, एंड एज एन एजुकेटर्स ये हमारा काम है, तो हम नौकरी करने के लिए नहीं है, बट हमें रिसर्च भी करनी है, हमें एंटरप्रेन्योर भी करना है, स्किल बेस्ड करना है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा चेंज है, बहुत वेलकम चेंज है, कि अगर हम इसको अच्छे से कर पाएं। और एमएसएमई ने भी, मैं थोड़ा सा उसके अगर बाहर जाऊं, तो एमएसएमई ने भी बहुत ज्यादा लोन्स और चीजें उपलब्ध करवाई हैं बच्चों के लिए। तो ये है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद बच्चे कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो एमएसएमई से भी वो कर सकते हैं। तो मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि बजाय बच्चों को नॉलेज देने के, नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उस नॉलेज को हम कहाँ इस्तेमाल करें, वेयर आर वी अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, ये बहुत बहुत जरूरी है।
तो अगर बच्चों को, आजकल के छात्रों को, आजकल की जनरेशन को ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं, ये सब सर्विसेज उपलब्ध होती हैं, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा कंट्री के लिए। जी, इनफैक्ट एक चीज़ जो काफ़ी सामने आई हमारे, और जो पहली बार ही हमने ये किसी भी गवर्नमेंट से ये सुना है, कुछ इंटर्नशिप्स की बात हुई हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है। इनफैक्ट इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव्स दिए हैं गवर्नमेंट ने CSR बजट को, है ना, इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स को, है ना, एम्प्लॉय करने के लिए। तो आज जिस तरीके से हमारे सारे कॉलेजेस से, है ना, ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, कुछ वर्कफोर्स में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं शुरू में, तो गवर्नमेंट ने एक स्टेपिंग स्टोन टाइप दिया है काफ़ी कुछ इंटर्नशिप्स के फॉर्मेट में और CSR बजट को, ताकि इंडस्ट्री भी पार्टिसिपेट करे और इंडस्ट्री भी सामने आए थोड़ा सा और अकोमोडेट करने के लिए जो भी यंग वर्कफोर्स आ रही है। तो उसके बारे में आपने जब वो देखा तो आपको क्या लगा? क्योंकि ये एक इमीडिएटली शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा हमें ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं वो काफ़ी कुछ हमारा डेमोग्राफिक कर्स हो जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या क्या एकदम से सोचना है? देखिए, अभी एक रिसर्च आई थी, अगर आपको याद हो, कि इस बार 36% जो IIT के पास आउट्स थे उनको नौकरी नहीं मिली। तो आई थिंक ये बहुत अलार्मिंग था, है ना। और जब हम एज एन एजुकेटर, मैंने अपने स्कूल में, जो आप जानते हैं मेरा स्कूल उदयपुर में है, तो मैंने और मेरे डायरेक्टर दीपक सर ने, हमने अपनी तरफ से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कूल में चलाया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने 9 से 12 तक के बच्चों को हम भेजते हैं एक हफ्ते के लिए कि आप इंटर्नशिप, चाहे आप ऑनलाइन इंटर्नशिप करिए, जाके इंटर्नशिप करिए। उससे क्या होता है कि बच्चों को, वो अगर किसी भी वर्क फोर्स में जाना चाहते हैं, दे हैव अ कंप्लीट आइडिया। अब जैसे अगर कोई किसी को एडवाइजर बनना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है, तो वो तवागा में आके देखेगा कि क्या ये जॉब मेरे लिए है कि नहीं, मैं कैसे करूंगा। और अगर आप देखें, कई जैसे UK में अगर आपको MBBS पढ़ना है, तो वो पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने किसी डॉक्टर के साथ शैडोइंग करी हुई है कि नहीं करी हुई। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप वहीं पे, मतलब जिस भी फील्ड को आप परस्यू करना चाहते हैं, उन ऑफिसेज में जाके आप एज एन एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं, सीखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज को कर रही है, इट इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव एंड वेरी बिग बूस्ट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग कॉज। और मैंने अभी न्यूज में पढ़ा था कि एक जगह 1800 भर्ती होनी थी और उसके लिए 2 लाख लोग पहुंच गए थे। सो यस, वी हैव टू केटर टू दैट। एंड आई थिंक, एंड पर्सनली नितिन जी, मेरा ये मानना है कि K-12 एजुकेशन और हायर एजुकेशन का जो गैप है वो कम होना चाहिए। वसुधा जी, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच। आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं और हमसे क्लाइमेट टेक के बारे में बात करने के लिए कृतार्थ शाह हमारे साथ हैं। कृतार्थ, वेलकम आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नितिन जी। तो कृतार्थ जी, हमें अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए कि एग्जैक्टली आज कुछ क्लीन एनर्जी की भी बात हुई बजट में, थोड़ा सा पासिंग रिमार्क्स, कुछ कार्बन क्रेडिट के भी आए, काफ़ी चीज़ों पे, है ना, हल्के से कुछ इंडिकेशन आए हैं, डिटेल्स अभी आएंगी काफ़ी सारी, अगले कुछ दिनों में हमें और विजिबिलिटी आएगी। बट एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे कि क्या फॉर्मेट में ये है और, है ना, क्या इसका इम्प्लीकेशंस क्या हैं पूरी इंडस्ट्री पे? मेरे हिसाब से जो बजट आया है वो क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक काफ़ी बड़ा कदम आगे बढ़ाया हुआ है। मैं इस फील्ड में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी सस्टेनोलॉजी क्लाइमेट सॉल्यूशंस के साथ, और हमने देखा है कि कैसे भारत सरकार अलग अलग तरीकों से सस्टेनेबिलिटी की तरफ और अपना खुद का नेट जीरो गोल अचीव करने की तरफ पॉलिसीज लॉन्च कर रही है। अगर मैं इस बार के बजट के बारे में बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन फ्यूल पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है बजट का। तो सोलर सिस्टम, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम में भारत 300 यूनिट जितनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को देने का प्लान करता है रूफटॉप सोलर के जरिए। और बात करते हैं अगर ग्रिड बेस्ड सोलर पावर की, तो भारत ने एलोकेशन दुगना कर दिया है, 10,000 करोड़ एलोकेट हुए हैं ग्रिड बेस्ड सोलर पावर
को फंक्शन करने के लिए। इंडिया में पहले से ही रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के तौर पर एक रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट चलता आ रहा है, जहां पे सारी बड़ी कंपनी और इंडस्ट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी से अपना 15 से 20% कंजम्पशन यूज करने की का पॉलिसी दिया गया है। जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की और ऑफशोर विंड एनर्जी में काफ़ी एक इंटरेस्ट आया है फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत सरकार एक्सप्लोर करना चाहती है कि फंडिंग में कहाँ पे गैप आ रही है ऑफशोर विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। भारत का कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ा है और उसकी विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी बड़ी है। तो इस विषय में एक पहला कदम आगे बढ़ाया है भारत सरकार ने। इसके अलावा मैं बात करूँ क्लीन फ्यूल ऑल्टरनेटिव की, तो भारत काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर आधार है और उसकी खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोल गैसिफिकेशन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो भारत सरकार का ये टारगेट है कि 2030 तक वो 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करें और बेटर यूटिलाइज अ क्लीनर वे ऑफ यूटिलाइजिंग कोल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो EKI एनर्जी नाम की एक कंपनी है, उनके साथ काम करने वाले हैं। फिर बात आती है नेचुरल ग्रीन हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एलोकेशन 600 करोड़ हो गया है, विच इज़ अ मेजर स्टेप। काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज ने इसकी तरफ एक कदम उठाया है और 600 करोड़ की एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग जब भारत सरकार से आती है तो इससे भी काफ़ी प्रभावित होता है ये सेक्टर। फिर बात करूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो EV का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बढ़ रहा था और उसकी तरफ और बजट एलोकेट किया गया है। पिछले साल के मुताबिक बजट एलोकेशन काफ़ी सिमिलर है, लेकिन EV इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करने की और मैन्युफैक्चर करने की थोड़ी और फेवरेबल पॉलिसीज़ भी रिलीज़ हुई है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग अवेलेबल किया है सरकार ने अलग अलग स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये कवरेज है। हाँ, ग्रेट। पिताज, इसमें मैं कुछ एक नंबर देख रहा था स्पेस टेक का, जहाँ पे 1000 करोड़ का एलोकेशन था, और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि ये नंबर काफ़ी छोटा है अगर हमें स्पेस टेक में कुछ बहुत सीरियस ना इम्पैक्ट लेना है। तो जो क्लीन एनर्जी के जो नंबर्स हैं, जो एलोकेशन के बजट के हैं नंबर्स, आई मीन, डू यू थिंक ये नंबर सफिशिएंट हैं फॉर अस टू लाइक मूव इन अ डायरेक्शन, जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस बनेगा हमारे एफर्ट्स में, है ना, उसमें अगले 5 से 10 साल में? जी बिल्कुल। सो क्लीन एनर्जी में अभी भी और थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो सकता है। इस बार हम लोगों ने एक ज़्यादा बड़ा कदम सोलर की तरफ उठाया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे के वर्षों में विंड पावर और हाइड्रोजन पावर पे भी उतना ज़्यादा एम्फेसिस डाला जाएगा भारत सरकार द्वारा। लेकिन काफ़ी सारा टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक द बजट इज़ गोइंग टू बी इनफ, या फिर वो काफ़ी नहीं होगा इस स्केल पे इंडिया के 2030 के गोल को भी मीट कर पाने के लिए संभव होगा। तो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए इसको काफ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज इसमें कदम उठा रही है और उनकी वैल्यूएशन भी इस तौर पर काफ़ी बड़ी है। थोड़ी और गवर्नमेंट सब्सिडरी और स्कीम्स आ जाए तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ऊपर आ सकती है ओवरऑल फंडिंग। और ऐसा क्या देखना चाहते थे प्रताप आप बजट में जो कि आपको नहीं दिखा और जिससे आपको लगा कि नहीं, ये भी एक कवर होता तो अच्छा रहता? मैं इंडियन कार्बन मार्केट को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड था ये बजट को के बारे में लेकर। आई थिंक जो गवर्नमेंट ने MSMEs के लिए ESG रिपोर्टिंग की तरफ एक कदम उठाया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमारी इंडस्ट्रीज़ करती है और इंडिया में काफ़ी सारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, लेकिन उन पे भी एक पहला कदम ESG रिपोर्टिंग की तरफ उठा के हमें ये पता चलता है कि हमारे एमिशंस कैसे हैं। इतने बड़े देश में कोई भी काम करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने काफ़ी ज़रूरी होते हैं, एंड ये एक पहला कदम काफ़ी अच्छा उठाया है। एंड कार्बन टैक्स मेरे हिसाब से कुछ सालों बाद अच्छे से लागू होगा। अभी जिन कंपनीज पर लागू है उस पर सीमित है। कार्बन मार्केट का बनना काफ़ी ज़रूरी है भारत सरकार में। तो उस मामले में जो अन्य तरीके हैं रिन्यूएबल एनर्जी को छोड़ के कार्बन मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, जैसे डायरेक्ट एयर कैप्चर, एफॉरेस्टेशन और कोस्टल रिस्टोरेशन जैसे जो इनिशिएटिव होते हैं, उनकी तरफ थोड़ा और बजट एलोकेशन अगर होता तो कार्बन मार्केट इंडिया का खुद एक तेज गति से आगे बढ़ पाता। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप आपका। थैंक्स लॉट। धन्यवाद नितिन।
तो आज बजट में आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं एंजल टेक्स पे, स्टार्टअप्स पे और कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे साथ में जनरेट करी है गवर्नमेंट ने। तो हमारे साथ रोहन जी हैं। रोहन बजाज काफ़ी एक्टिव एंजल इन्वेस्टर हैं बैंगलोर में, और इनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफ़ी अलग अलग स्टेज पे ये इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। तो रोहन जी, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा पहला सवाल, एंजल टैक्स जो एबॉलिश हुआ है तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी आपके स्टार्टअप्स को और आपको? यस, डेफिनेटली बहुत बड़ा मूव है। गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया मिशन को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए एंजल टैक्स अबॉलिश हुआ है। एंड ये स्टार्टअप्स स्पेशली फाउंडर्स के लिए मोर मोटिवेशन है कि एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं और स्टार्टअप अपना जो उनका ड्रीम है उसकी तरफ काम कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के लिए भी एनकरेजमेंट है कि इन्वेस्ट इन इंडिया, सपोर्ट इंडियन स्टार्टअप्स, तो बहुत अच्छा मूव है। और आपको लगता है इससे और नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे? स्टार्टअप्स तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, वरना कैपिटल कम ही रहता है हमेशा इस लेवल पे। तो आपको लगता है कि उसमें और इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट आएगा? ज़रूर, उम्मीद तो ऐसी है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें अभी धीरे धीरे स्टार्टअप्स के बारे में पता चल रहा है। आई थिंक शार्क टैंक इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि लोगों को पता चल रहा है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के बारे में, तो कैसे हम वो भी स्मॉलर टिकट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट डेफिनेटली विल उसकी उम्मीद है कि एंजल टैक्स अबॉलिशमेंट के वजह से लोग करेंगे। ग्रेट। एक जो और चेंज आज आया है, आपने शायद इतना डिटेल में फॉलो नहीं किया होगा, वो ये है कि गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप स्कीम्स काफ़ी चालू करी हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है काफ़ी कुछ इंटर्न्स एम्प्लॉय करने के लिए। टॉप 500 कॉर्पोरेट्स के अंदर भी उनको भी CSR के अंदर में कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं। और द सेम टाइम गवर्नमेंट ने और भी कुछ इनिशिएटिव्स इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को लेके और उसको फर्स्ट ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ स्कीम ABC इंट्रोड्यूस करी है अलग अलग तरीके से, ताकि जो यंग ग्रेजुएट्स जिनके पास जॉब नहीं है उनको इंडस्ट्री थोड़ा एब्जॉर्ब कर सके। थोड़ा इंडस्ट्री से भी प्रेशर लिया है और इसीलिए उनको CSR इंसेंटिव्स भी दिए हैं। तो स्टार्टअप्स आपको मालूम है इंटर्न्स के भरोसे ही चलते हैं काफ़ी सारे स्टार्टअप्स। तो उसमें आपको लगता है कि अभी उसमें काफ़ी आपको फ़र्क दिखेगा इंटर्नशिप साइड पे भी? यस, अभी करंट मार्केट सिनेरियो की वजह से मतलब बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की ज़रूरत रहती है, तलाश में रहते हैं। और मुझे भी बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आते रहते हैं कि इंटर्नशिप हम करना चाहते हैं, फ्री में भी करने को रेडी हैं एक्सेट्रा, बट द सप्लाई इज़ मच हायर दैन द डिमांड। तो जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा टैलेंट अवेलेबल है। तो आई थिंक ये हेल्प करेगा लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, जिससे कि यूथ का फ़ायदा होगा। एक दो नंबर्स जो सामने आए हैं, 1000 करोड़ गवर्नमेंट ने कमिट किया है स्पेस टेक के लिए, और साथ में EV में भी कुछ कस्टम्स ड्यूटी उसका इम्पैक्ट एक आएगा जहाँ पे बेनिफिट होगा इंपोर्ट के लिए हिसाब से। तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि ठीक होगा स्टार्टअप साइड पे? गवर्नमेंट का कुछ वेंचर कैपिटल फंड अगर 1000 करोड़ स्पेस टेक के लिए आ रहा है, सो डू यू थिंक दैट नंबर इज सफिशिएंट? उस नंबर से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा स्पेस टेक जैसे अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर सब सेक्टर की जहाँ पे 1000 करोड़ का कमिटमेंट आया है गवर्नमेंट से नया? मतलब नंबर्स तो अच्छे हैं, लाइक जो भी अमाउंट है, लाइक इट विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट कि जितना भी आए लोगों को लगता है कि और अच्छा हो सकता था, बट जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट कुछ तो स्टेप्स लिए गए हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस विल ये इससे काफ़ी डीप टेक स्टार्टअप्स लाइक स्पेस टेक एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टार्टअप्स को EVs को बेनिफिट होगा इस चीज़ का। ग्रेट रोहन, हमसे बात करने के लिए थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।